guys, welcome back to the channel, and this is part 1 of Unit 8 Why Save of Class 9th Financial Markets Management. और इस यूनिट 8 में व्हाट वी विल डिस्कस इज, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है और सेविंग क्या होता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड द रूल ऑफ 72 और डबलिंग पीरियड क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिर्फ 5 या 6 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं एंड उसके बाद न्यू ईयर तक हमारे जो फैमिली है, हमारी एफएमएम की फैमिली, इसमें भी 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 मेंबर्स हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेविंग। सेविंग क्या होता है, तो आप सबको पता है कि पैसे को बचाना क्या होता है, ठीक है, बट फाइनेंशियल टर्म्स में इसको थोड़ा सा और जानेंगे कि क्या होता है। इट्स ऑलवेज नाइस टू लिव इन अ बिग हाउस, ओन अ नाइस कार, गो ऑन अ वेकेशंस टू ब्यूटीफुल प्लेसेस, है ना। अच्छा लगता है बड़े बड़े घरों में रहना, सुंदर सी कार हो, बड़ी सी कार हो, अच्छी अच्छी जगह छुट्टियां मनाएं। वी ऑल enjoy these things, don't we? But ask your parents how they are able to provide you with some of these nice things in life, and the answer you will get is that they have saved money for it. ये सिंपल सी बात है। ये बोल रहे हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं और अपने पेरेंट्स से पूछे कि पापा या मम्मी आप लोग कैसे हमें उस जगह तक ले जाते हैं, कैसे हमारे सपनों को पूरा करते हैं, तो वो लोग यही बोलेंगे कि हम लोग इसलिए तो पैसे को सेव करते हैं अपने बच्चों के लिए या फिर अपने आगे वाले टाइम के लिए। सेविंग्स इज कीपिंग असाइड। सेविंग क्या होता है? इज कीपिंग असाइड अ पार्ट ऑफ द मनी यू अर्न फॉर फ्यूचर नीड्स। इट अलोज यू टू एंजॉय द थिंग्स यू विश। एक बार फिर से करेंगे। सेविंग्स इज कीपिंग असाइड अ पार्ट ऑफ द मनी यू अर्न फॉर फ्यूचर नीड्स। इट अलोज यू टू एंजॉय द थिंग्स विच यू विश टू डू सच एज वेकेशंस इन अ नाइस हिल स्टेशन। और ये वाली जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, यहाँ तक आपको अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है सेविंग क्या होता है तो यहाँ तक लिखना है, सेविंग्स इज कीपिंग असाइड अ पार्ट ऑफ द मनी यू अर्न फॉर फ्यूचर नीड्स। अपना जितना भी आप अर्न करते हो उसमें से आप कुछ पैसे को बचा देते हो, कोई भी चीज़ को आप बचा कर रख देते हो। तो क्यों बचाते हो? ताकि आपके फ्यूचर नीड्स में वो काम आए, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं सेविंग्स। सेविंग्स कैन बी टर्म्ड एज डिस्पोजेबल इनकम, इनकम आफ्टर टैक्सेस माइनस स्पेंडिंग। देखो, और इन्होंने बोला था कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सेविंग क्या होता है, उसको आप डिस्पोजेबल इनकम, जो कि इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? जो कि आपकी इनकम जो आपको आफ्टर टैक्सेस के बाद मिलती है। मतलब आपने मान लो कि 10,000 रुपये कमाए थे, और नहीं 10,000 नहीं, मान लो आपने 1 लाख रुपए कमाए थे, उसमें से 2 या 3,000 का जो है टैक्स वो चला गया, और उसके बाद आपके पास बचे 96 और 97,000। तो ये वाली जो इनकम है, और उसमें से भी अगर आप माइनस कर दोगे अपने स्पेंडिंग, ठीक है, जो 97,000 मैं आपको बता रही हूँ ये तो डिस्पोजेबल इनकम है, जिसमें से 3,000 टैक्सेस डिडक्ट हो गए, ठीक है, तो वो हो गया डिस्पोजेबल इनकम। और सेविंग कैसे पता करेंगे? कि जितनी भी आपकी इनकम थी, मान लो कि 97,000 में से आपने क्या करा, आपने 80,000 आपने खर्च कर दिए, ठीक है, तो जो 17,000 थे वो आपकी क्या है? वो आपकी है सेविंग, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि सेविंग क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि आपको टैक्सेस डिडक्ट होने के बाद मिलती है, ठीक है। तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। यहाँ पे बस वही उसी तरीके से लिखा हुआ है, डिस्पोजेबल इनकम जो भी आपकी स्पेंडिंग है उसमें आप अपनी सेविंग को प्लस कर दो तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी। देखो, मैंने आपको पिछले ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था कि आपने कितना खर्च किया है, आपने 80,000 रुपये खर्च किया है और आपकी सेविंग कितनी है? 17,000 है, ठीक है। तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी बन जाएगी? 97,000 आपकी डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको सबको याद रखेंगे कि अगर पेपर में पूछा जा रहा है तो हम लिख पाए। और सेविंग क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम में से आप स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंसेस जितने भी आपने किए सबको माइनस कर दो डिस्पोजेबल इनकम में से, तो फिर सेविंग हो जाएंगी। तो इन दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। ये आगे क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं, हाँ, डिस्पोजेबल इनकम कम्स फ्रॉम द सैलरी यू अर्न, द बिजनेस इनकम यू, इफ यू आर अ बिजनेसमैन। देखो, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? अगर आप काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है तो वो डिस्पोजेबल इनकम है।
अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेस इनकम आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। अगर किसी ओकेजन पे जैसे कि बर्थडे पे या फिर किसी भी पार्टी में आपको कोई भी गिफ्ट मिला पैसे से रिलेटेड, वो भी आपका डिस्पोजेबल इनकम है। फ्रॉम योर डिस्पोजेबल इनकम यू स्पेंड मनी ऑन द वेरियस नीड्स इन लाइफ विच आर योर एक्सपेंसेस। ये कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है उसमें से आप पैसे को खर्च करते हो जैसे जैसी आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, और वही जो आप पैसे को खर्च करते हो यही आपके एक्सपेंसेस हैं। सेटिंग असाइड सम ऑफ द मनी एंड नॉट स्पेंडिंग ऑल दैट यू हैव गॉट इज सेविंग। आप क्या करोगे कि आपने सारे अमाउंट को खर्च ना करते हुए कुछ पैसे को बचाकर साइड में रख लिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको सेविंग बोला जाएगा। पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट, PYF हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर उससे बाद वाले चैप्टर में आई थिंक हमने पढ़ा था ये, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को पे करना है। और अपने आप को पे करने का ही मतलब होता है सेविंग करनी है, ठीक है। सेविंग बिफोर स्पेंडिंग, मतलब आपको आपने जितना भी अर्न किया उसको खर्च करने से पहले आप उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट जो है आपको सेव करके रखना है। इंसेंटिव्स फॉर सेविंग्स मे बी मैनी, और सेविंग के जो इंसेंटिव हैं, बेनिफिट है, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अ डिज़ायर टू बाय समथिंग फॉर समवन और बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ, एंड बाय टू बाय अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग लाइक अ हाउस और अ कार टू मीट इमरजेंसीज विच माइट अराइजेज एक्सेट्रा। मतलब अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी खरीदना है, कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी आपको चीज़ चाहिए, तो अगर आपने अपने पैसे सेव करके रखे हैं तो यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट डन सो तो आपको दिक्कत होगी। It all depends on what are the goals you have chosen in life. Achieving those goals requires saving. और जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सेविंग। और गाइज यहाँ पर हम सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स की बात नहीं करें, बट अगर हमें लाइफ में कोई भी चीज़ अगर चाहिए, अगर मतलब आप कुछ भी लेना चाहते हो, मान लो आप अगर अपने नंबर भी अच्छे लाना चाहते हो ना, तो बेसिकली उसको लिए भी आपको कुछ ना कुछ सेविंग अपने पास जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है पढ़ने के लिए, बुक्स नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, रिफ्रेशर नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, वगैरह वगैरह, तो आप नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट सेविंग अर्ली इन लाइफ सो दैट एज टाइम गोज यू हैव मोर एंड मोर मनी टू एंजॉय थिंग्स। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में बहुत अर्ली, जैसे जब आप बचपन में होते हो, अगर आपको थोड़ी सी अगर पैसा अगर कहीं से मिल जाता है तो उसको भी मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पूरा बचा के रख लो, एकदम पूरे बुढ़े लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर दो, नहीं, एंजॉय भी करो बट कुछ कुछ सेव करो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको वही हेल्प करेगा। द मनी यू हैव सेव्ड अर्न्स इंटरेस्ट, और जो भी मनी आप सेव करते हो अगर आप उसको किसी को दे दो, किसी को दे दो मतलब अगर आप उसे बैंक को दे दो, आप उसको स्टॉक मार्केट में लगा दो वगैरह वगैरह, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, डिविडेंड कुछ मिलेगा, है ना। बैंक में अगर आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट अलोज योर मनी टू ग्रो एंड बिकम मोर देन व्हाट यू ओरिजिनली सेव्ड। इन शॉर्ट, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो आपको आपकी मनी को ग्रो करने में हेल्प करता है। जितना भी पैसा आपने ओरिजिनली सेव किया था वो ज़्यादा हो जाता है जब उस पर इंटरेस्ट लग जाता है। और इसी टाइप के दो इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आप सबको निकालने आते ही होंगे। 8th में सबने सीखा है ये कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। इन शॉर्ट, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। और शॉर्ट में अगर हम बात कहें तो जो मनी आपने सेव किया है वही मनी अर्न होती है। मतलब कि अगर आपने कुछ पैसे को सेव किया, फिर आपने उस पर इंटरेस्ट लिया, है ना, आपने उस पर मान लो 100 रुपए का इंटरेस्ट ले लिया, तो समझ लो कि वही आपने कमाए हैं, है ना, वही आपने पैसे कमाए हैं। बट जिस पैसे पर आपने 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है, अगर आपने वो सेव ही नहीं किया होता तो आपको 100 रुपीज़ का ये इंटरेस्ट मिल जाता? नहीं मिलता, ऑफकोर्स, है ना, नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो मनी आप सेव कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वही मनी आप अर्न भी कर रहे हो, उससे ज़्यादा। The interest is usually paid by a bank or a company where you have deposited the money you have saved. There are generally two types of interest you can earn. ये बोल रहे हैं कि जो भी आप मनी आप अपनी बैंक को देते हो तो बैंक या फिर कंपनी आपको उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, जो भी आप उसके पास डिपॉजिट कराते हो। और यहाँ पर 2 टाइप्स के इंटरेस्ट बता रखे हैं इन्होंने कि जब हम पैसे को सेव करते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा होता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग करने से। तो वो इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं जो आपने क्लास 8 में मैथ्स में पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको वो सभी को आता है बट उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि कैसे उसे निकाला जाता है सिंपली। तो देखो, और वो क्या होता है,
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी आप किसी से अपनी मनी, आप किसी को अपनी मनी देते हो, जैसे कि अगर आप बैंक को अपनी मनी दे रहे हो तो आप वो बोरोइंग पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हो, ठीक है, या फिर अगर आप किसी से ले रहे हो तो दूसरा बंदा आपसे कुछ पैसे चार्ज कर सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। The money you saved and put in the bank is used for some period of time by the bank and then returned to you. जो मनी आप अपने बैंक को देते हो, उसमें जमा कराते हो, उस पैसे को बैंक कहीं पर इन्वेस्ट करता है, वहां से रिटर्न कमाता है और उसके बाद वो आपको रिटर्न देता है और उसके बाद पैसे भी आप निकाल लेते हो कुछ समय बाद। आप जिंदगी भर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी बंदे ने पैसे जमा किए और उसने कभी पैसे ही नहीं निकाले, सिर्फ जमा करता गया। When the money is paid back, the principal एंड द इंटरेस्ट इज पेड बैक। जब बैंक देती है तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने दिया था वो तो आपको देती है, उसके साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट भी लगा कर देती है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट। और कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये इंटरेस्ट के रेट पर निर्भर करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड एंड द लेंथ ऑफ टाइम दैट द मनी इज बोरोड। इंटरेस्ट रेट जो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा, जितना मनी आपने दिया है प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर उस पर डिपेंड करेगा, और जितने टाइम के लिए आपने उस पैसे को किसी के पास रखा है या फिर बैंक के पास रखा है उस टाइम पर निर्भर करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द इंटरेस्ट accrued during the term of deposit। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कि सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है। मान लो कि मैंने 100 रुपए जमा कराए थे बैंक के पास, तो बैंक ने क्या करा, मुझे 10% का इंटरेस्ट दिया। वैसे बैंक 10% का इंटरेस्ट नहीं देता है सेविंग अकाउंट पर, 3-4% का मान लो, इतना मान लो, पर अभी मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि ईजी हो जाए। 10% का मुझे इंटरेस्ट रेट मिला है, तो मुझे किस पर मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 100 रुपये पर। 10% का इंटरेस्ट रेट मुझे 100 रुपये पे मिलेगा। उसके बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 का अगर मैं 10% देखूँ तो वो 110 हो जाएगा। 10 और उसमें 10 आएगा, फिर मैंने 10 को इसमें ऐड कर लिया प्रिंसिपल अमाउंट में, ये 110 हो गया। बट आपको क्या लगता है अब आपको किस पर मिलेगा इंटरेस्ट? अभी भी आपको, अगर आप नेक्स्ट मंथ में भी कुछ पैसा रखते हो बैंक के पास तो फिर से वो आपको इसी पर ही 100 रुपये पर ही आपको इंटरेस्ट जो है वो आपको दे देंगे, ठीक है। बट एक और चीज होती है जो कि इससे अच्छी है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाता है। तो उसका ये फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू में प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे यहाँ पर मान लो सबको पता है वैसे ये फॉर्मूला, P इंटू में R इंटू में टाइम जो होता है और अपॉन में 100, जो कि R के नीचे बेसिकली आता है। रेट जब हम परसेंटेज में लिखते हैं वो परसेंटेज में होता है, परसेंटेज को जब आप हटाओगे तो उसके नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 100। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, जैसे आपने 100 रुपये पे निकाला अभी, तो मैं उसको वहां पर आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कैसे आप उसको निकालोगे। आपको इंटरेस्ट निकालना है, आपने आई लिख दिया, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 रुपये था, रेट आपका 10% था, टाइम आपका 1 साल था, ठीक है। उसके यहाँ पर 10% तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, इस साइन को हटाने के लिए मैं नीचे यहाँ पर लिख रही हूँ। 100 से मैंने 100 को कट कर दिया और 10 इंटू में 1 10, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया मेरा 10, ठीक है। और इस इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगी, प्रिंसिपल अमाउंट में जो है उसको ऐड कर दूंगी, और इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो मेरा अमाउंट है वो रेडी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 110 रुपये, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, कोई भी निकाल सकता है इसको, सब ज़्यादातर लोगों को आता होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इसको यहाँ पर क्योंकि है इसलिए हमें डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो ये हो गया डिस्कस। अब हम आ जाते हैं आगे। तो जो हम यहाँ पर लिखा है कि इंटरेस्ट जो आपने कमाया वो कितना था, वो 10 रुपये था, ठीक है। इतनी सी बात है, समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने बैंक को 100 रुपये दिए, उसमें बैंक ने आपको 10% का इंटरेस्ट रेट से 10 रुपये दे दिया, तो उसके बाद जो आपका टोटल अमाउंट है वो 110 हो गया। तो मैंने आपको फिर बोला कि बैंक अगर आपको फिर से अगली बार भी अगर आपको इंटरेस्ट पे करेगा तो 110 रुपये पे नहीं करेगा, 100 रुपये पे करेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट में मैंने इंटरेस्ट ऐड किया, उसके बाद जो अमाउंट बनेगा नेक्स्ट टाइम पर उस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है,
कैसे, मैं इसको यहाँ पर पढ़ रही हूँ, आप देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड द एक्यूमुलेटेड पास्ट इंटरेस्ट। इसको आप अंडरलाइन ही कर लो बेसिकली, कि अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये पे किया जाता है आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पर, और जो अक्यूमुलेटेड पास्ट इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी। इन आवर प्रीवियस एग्जांपल वी कैलकुलेटेड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹100 व्हिच वर्कड आउट टू ₹10 ईच ईयर। आपको क्या मिलेगा, हर साल आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा और 10 साल लगेंगे उस अमाउंट को 200 रुपए होने में, ठीक है। This is because the interest was being calculated on the original principal amount of ₹100 only. ठीक है, suppose instead of this we calculate from the second year onwards the interest not only on ₹100 but also on what you earned as an interest in the first year 10, what would things look like? ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो देखो हमने जो उसमें किया था वो हमने ₹100 पे किया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 110 से कर रहे हैं। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है ये P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 10 और उसकी पावर जो होती है वो 9 N का मतलब होता है टाइम, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो परसेंटेज में होता है उसको हटाने के लिए यहाँ पर 100 लिख दिया और 1 प्लस में करेंगे। और उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसको फॉर्मूले में पुट करो, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर 110 ₹100 द प्रिंसिपल एंड द ₹10 एज जो इंटरेस्ट आपको मिला था। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर क्या हो गया है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हो गया है 110, इंटू में करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे 1, आर जो था वो 10% का, अपॉन में 100 लिखा और यहाँ पर मान लो लिख दिया 1, ठीक है। 1 अगर मैं लिखूंगी तो जो मेरा इसको काटने पीटने के बाद जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 11। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ₹11 का। पर वहां पर क्या हो रहा था, सिंपल इंटरेस्ट में 100 पर जब हम लगा रहे थे तो हमें 10 रुपए का मिल रहा था, और 10 साल के लिए भी अगर हम पैसा रखें तो वो हमें 10 रुपए ही मिलेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। देखो वहां पर तो ये पहले साल में तो आपको वहां पर भी इतना ही मिलेगा। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाओगे फर्स्ट ईयर में ₹100 पर तो आपको 110 रुपए ही मिलेगा। और अगर आप दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट लगाओगे 110 पे तो वो आपको 120 रुपए मिलेगा। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हो तो वही 121 रुपए हो जाएगा, ठीक है। पर अगर हम, ये तो वैसे कम लग रहा होगा कि 1 ही रुपए तो बढ़ा, क्या ज्यादा उखाड़ लिया हमने इसमें। बट होता क्या है कि हम लोग 100 रुपए पे इंटरेस्ट नहीं लेते, हम लोग तो काफी पैसा जमा कराते हैं, 10,000 15,000 20,000, तो ऐसे 1-1 रुपए करके बहुत ज्यादा जो चीजें हैं नंबर है वो बढ़ जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली अच्छा इंटरेस्ट होता है अगर हम उसे, अगर वो हमें मिल रहा हो तो, जो देने वाला है उसकी बैंड बच जाती है बेसिकली। नाउ यू हैव अर्न ₹21 इन 2 ईयर्स, और आपने क्या करा है 2 सालों में आपने ₹21 अर्न कर लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए। अगर आप इसी चीज को सिंपल इंटरेस्ट के जरिए करते तो आप सिर्फ 20 रुपए कमा पाते, ठीक है। कैसे, क्योंकि मैंने, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 21 कैसे कह दिया। तो जो पहला ईयर है मैंने बताया कि पहले ईयर में अगर आप 100 रुपए पे कंपाउंड ईयर लगाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे, तो आपका जो आंसर है इंटरेस्ट है जो ₹10 ही आएगा। बट जो दूसरे ईयर में जो मैंने आपको लगाकर भी दिखाया ऊपर, उसमें ये 11 आया। नेक्स्ट में कुछ और आएगा जब आप 3 सालों का करोगे, जब आप 4 सालों का करोगे, तो कुछ कुछ नंबर इसमें बढ़ता रहेगा सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹10 पर ईयर, where you earn interest on the accumulated principal and interest every year. Do this calculation for 5 years. और आपको क्या करना है 5 सालों के लिए, जिसमें आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट रखना है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आपको रखना है 110, और टाइम कितना लेना है 5 सालों का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेना है आपको 10% का, ठीक है। और 5 सालों का निकाल के मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या करा और कितना आपका अमाउंट आया, ठीक है। Compound interest allows savings to grow dramatically over the long term. This is also known as compounding interest on interest. Compound interest का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जबकि सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, सेविंग अकाउंट में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट मिलता है। अब हम आ जाते हैं टेबल 1 पर। ये टेबल 1 हमें क्या बता रही है कि इंटरेस्ट अर्नड
ऑन इनिशियल ₹100 सेव्ड एट 8%। 8% का अगर इंटरेस्ट रेट है और प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये है, तो ये क्या बता रहे हैं, देखो इससे आपको पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे वेरी करता है। पहला साल है, इंटरेस्ट लगाया 8 रुपए का और 100 रुपए पे लगाया तो 108 हो गया, ठीक है। पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी सेम अमाउंट आया। दूसरे साल में आपने क्या करा, दूसरे साल में आपने फिर से इंटरेस्ट रेट रुपीज जो इंटरेस्ट था वो 8 ही लगाया, 8% का इंटरेस्ट लगाया, और जो अमाउंट आया सिंपल इंटरेस्ट में वो आया 116 रुपये। अगर हम वहीं उसी जगह कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो जो इंटरेस्ट था वो तो 8% के रेट से ही लग रहा है, बट अभी आपको कितने का फायदा हुआ है, आपको 9 रुपये मिल गए हैं, इंटरेस्ट से 9 रुपये ऐड हो गए हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ 8 रुपीज ऐड हो पाए थे, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका 117 हो चुका है। यहाँ पर अगर आप तीसरे साल में देखोगे, वैसे आप इसको ज्यादा मतलब पूरा तो नहीं कराऊंगी मैं, टाइम लगेगा, आप इसको 5वें साल पे देखो। 5वां साल है, ऐड यहाँ पर सेम अमाउंट हो रहा है, क्योंकि जो प्रिंसिपल था वो 100 था और इसी 100 पर 8% हर साल लगा के दे रहे हैं, तो वो 8% ही आएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और 5वें साल में ये अमाउंट जो है वो 140 हो चुका है। और अगर कंपाउंड की बात करें तो आपको यहाँ पर 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, जहां पर यहाँ पे अगर हम देखें तो वो सिर्फ 8% का इंटरेस्ट रेट ही है। यहाँ पर 140 था, यहाँ पर 147 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपाउंडिंग है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है और ये बढ़ता रहता है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो। अब हम आ जाते हैं रूल ऑफ 72 और डबलिंग पीरियड, मतलब कितने दिनों में आपका पैसा डबल होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। बेसिकली जितने भी लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हमेशा जानना होता है कि उनकी मनी जो है वो कितने टाइम में डबल हो पाएगी, ठीक है। अगर आपने 100 रुपीज कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं तो आप देखोगे कि ये 200 रुपए कब तक बन पाएंगे, ठीक है। अगर मुझे इंटरेस्ट रेट पे अगर मान लो मिल रहा है तो कि कितने साल लगेंगे इसको 200 रुपए बनने में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज बता रखी है, द रूल ऑफ 72 इज अ सिंप्लीफाइड वे। अब इसको अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में भी कि जो रूल ऑफ 72 है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है डिटरमाइन करने के लिए कि कितने दिनों में जो आपकी सेविंग है वो डबल हो जाएगी, जो कि एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आपको क्या करना है कि आपका जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 72 को डिवाइड कर दो। मान लो कि 8 है, ठीक है, 8 मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 72, ये तो रूल ऑफ 72 है, तो आपने 100 रुपए लगाए हैं और आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 9। तो इट विल टेक 9 ईयर्स टू डबल योर मनी। 9 साल लग जाएंगे इन 100 रुपए को 200 रुपए बनने में, ओके। तो ये होता है द रूल ऑफ डबलिंग। ये वाला एग्जाम्पल तो आपकी बुक में भी दे रखा है, आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो वहीं आपका 100 रुपए है, ठीक है, वही 100 रुपए है, पर आपको जो ये इंटरेस्ट है वो 9 पर मिल रहा है, ठीक है, आपको 9% पे मिल रहा है, तो वहीं पर आपको कितने साल लगेंगे, आपको 8 साल लगेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर आपका जो ये इंटरेस्ट है अगर ये 12 हो जाता है तो आपको कितने साल लगेंगे, आपको फिर 6 साल लगेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। सो यू हैव अंडरस्टूड दैट इट इज वर्थ सेविंग एंड पुटिंग द मनी इन अ बैंक, मतलब आपको समझ में आ चुका है कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है कि आप मनी को इन्वेस्ट करो बैंक में, आप अपने पैसे को डिपॉजिट करो, ठीक है। और जितना जो भी बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है वो आपको बेसिकली आपको रिटर्न देता है, और इन्वेस्ट करने से आपकी मनी जो है वो फ्यूचर में बढ़ती है और इन्फ्लेशन को टच कर पाती है। जैसे कि मान लो कि पहले जो नमक का पैकेट होता था वो 15 रुपए में मिल जाता था, 13 रुपए में मिल जाता था, पर उतना ही नमक आज हमें 20 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, और आपके पैसे उसी बक्से में पड़े हुए हैं, तो उतना ही है, बढ़े नहीं। बट 5 साल में अगर आपने उस पैसे को बैंक में लगाया होता तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता और वो जो पैसा है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ जाता। तो इसलिए कहते हैं कि अपना पैसे को बैंक अकाउंट में रखो, इन्वेस्ट करते रहो। द रूल ऑफ 72 टेल्स यू हाउ फास्ट यू कैन डबल योर मनी, बट रिमेंबर ऑल इन्वेस्टमेंट नीड नॉट टू बी इन बैंक, इट कैन बी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, सिल्वर, इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है। शेयर में पैसा लगा दो, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टीज में, गोल्ड, सिल्वर, इंश्योरेंस, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो गाइस। और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर बहुत सारे बच्चे जो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी बताऊं, तो जो 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है
अगर आप चाहते हो कि वो एक्सरसाइज भी मैं कराऊं तो मुझे कमेंट में बताओ, तभी मुझे पता चलेगा कि कितने लोग चाहते हैं। तभी मैं सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करवा दूंगी इन्हीं वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।